हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड ज़ू में, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का 13 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वैन केसिंग जो पार्क में होता है, वो वहाँ पर जो अपनी साव थी उसी के बारे में सोचा जा रहा होता है। उसे लगने लग गया था कि जो साव है वही कियान है, जो कि उसके पास्ट का एक हिस्सा है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वैनिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे होता है और सामान पैक कर रहा होता है। अभी वहाँ पर जो अपनी गोशंग थी वो आ जाती है, गेट के पास ही खड़ी होती है वो, और आहट सुनकर जो वैनिंग होता है वो झांग की तरफ देखता है। फिर जो झांग होती है वो कहती है, अंदर आ सकती हूँ। अभी जो वैनिंग होता है वो झांग को देखता है और कहता है, पागल हो क्या, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ अंदर आओ। अभी झांग अंदर आती है और जो सामान पैक करके रखा हुआ था वैनिंग ने उसे देखती है। फिर वैनिंग के थोड़ा पास आती है, लाइक बहुत पास नहीं, थोड़ा सा पास में आती है और कहती है, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वैनिंग। अभी जो वैनिंग होता है वो अपना सर हल्का सा नीचे रखता है पर बोलता कुछ नहीं है। अभी जो जैंग होती है वो कहती है, प्लीज़ वैनिंग, मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। लोग, ऐसा नहीं कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और ऐसा भी नहीं कि मैं ये सोचती हूँ कि तुम अनिश को पाने के मेरे रास्ते में आ रहे हो, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए ये सब जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कल को कोई मुसीबत में पड़ जाओ और मुझे कोई खबर ही ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प ही ना कर पाऊँ। प्लीज़ वैनिंग, मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। आज तक हम लोगों ने जो भी किया है वो सब साथ मिल के किया है, मैंने तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई है, तो आज ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो तुम मुझसे बातें छुपाने लग गए हो। अभी फिर जो जांग होती है वो फिर वैनिंग के दोनों शोल्डर्स को पकड़ती है और कहती है, वैनिंग प्लीज़ मुझे बताओ, कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अभी जो वैनिंग होता है वो फिर अपना सिर ऊपर करता है, शांग की तरफ देखता है और कहता है, डोंट वरी शांग, मुझे कुछ नहीं होगा, जो मैं करना चाह रहा हूँ उसमें कोई खतरा नहीं है। तो शांग कहती है, जब कोई खतरे वाली बात है ही नहीं तो मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, तुम्हें जानना है मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी शांग कहती है, हाँ। अभी वैनिंग कहता है, वहीं जहाँ पर इन सभी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। अभी शांग कुछ से ज़्यादा वैनिंग को कन्फ्यूजन में देख रही होती है, फिर कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर अनिश की बलि दी गई थी और उसे डिवोन बनाया गया था। अभी जो शांग होती है वो ये चीज़ सुनती है और एकदम ही शॉक्ड हो जाती है, और जो वैनिंग होता है उसके शोल्डर से अपने हाथ डाल लेती है। अभी जो वैनिंग होता है वो अपने शोल्डर की तरफ दिखने लग जाता है। अभी जो शांग होती है वो कहती है, अभी शांग वैनिंग को सस्पिशियस नज़रों से देखती है और कहती है, वहाँ क्यों जा रहे हो तुम। अभी वैनिंग शांग की तरफ देखता है, स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हें पता है कि मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ। अभी जो शांग होती है वो कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है वैनिंग। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, हाँ मेरा दिमाग एकदम ठीक है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। अभी शांग कहती है, सोच समझ के, सोच समझ के तुम अंश को मारना चाहते हो, है ना। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, नहीं मैं उसे नहीं मारना चाहता हूँ, बट थिंक अबाउट इट, अगर अगर हम ऋषि को मारने में कामयाब हो गए तो अनिश तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, तुम जो चाहोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ एक बार एक बार एक एक बैड थॉट लेकर चलो, सोचो कि अगर हम उसे नहीं मार पाए, अगर पूर्णिवश पहले हम शिशु को नहीं मार पाए तो क्या होगा। अगर हमने उसे मारने की कोशिश की और अनिश को ये बात पता चल गई, ऑब्वियसली उसे पता चल ही जाएगी इवेंचुअली, तो क्या होगा, वो हम सबको मार देगा। तुमने उसका रिकॉर्ड तो देखा ही है, शिशु को मारने के लिए जो लोग मैंने होटल में भेजे थे उनकी लाशें तक नहीं मिली आज तक, और जो लोग शिशु को हैरेस करने की कोशिश करते उसने उन सबको भी मार दिया, तो हम लोग को नहीं मारेगा। और हाँ, तुम्हें ने बताया था ना कि जिस दिन वो रस्म हुई थी अनिश ने आते ही हमारे एक इंसान का सर काट दिया था। क्यों, क्योंकि वो शिशु को हार्म करने की कोशिश कर रहा था। तुम जानती हो कि अनिश्क
अपने मालिक के लिए कितना ज़्यादा वफ़ादार है। और अब तो उनके बीच में एक रिलेशन और है। वो जिशु को पसंद करता है, वो जिशु को कुछ नहीं होने देगा। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर हम जिशु को नहीं मार पाए तो क्या होगा? अनिष्क हमें मार डालेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, कसम से मुझे नहीं है अपनी चिंता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ हो। अभी जियांग कुछ भी नहीं बोल रही होती है, बस फैनिंग की बातों को सुन रही होती है। अभी जो फैनिंग होता है फिर जियांग के थोड़े करीब आता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ जियांग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बस एक बार अपने मन की कर लेने दो। प्लीज़ एक बार मुझे वहाँ पर जाकर उस खंजर को ढूंढ कर उसे लाने दो। मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है उसे मारने का। प्लीज़ जियांग, प्लीज़ प्लीज़ आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। तुम कहोगे तो ये जिशु वाले सेशन के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और वैसे भी एक बार तुम्हें अनिश मिल गया तो तुम्हें तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं जानता हूँ। प्लीज़ जियांग। अभी जो जियांग होती है वो तो बस वैनिंग को दिखे ही जा रही होती है। फिर वो वैनिंग के पास आती है, उसके जो शोल्डर थे उन दोनों पर अपने हाथ को थपथपाती है और कहती है, जाओ। अभी जो वैनिंग होता है वो तो बस जियांग को देखने लग जाता है हैरानी से। अभी जो जियांग होती है वो वैनिंग को देख के स्माइल करती है और कहती है, तुम हमेशा ही ऐसे काम करते हो जिसे देखकर तुम्हें देखकर मुझे जलन होती है। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, व्हाट? अभी जियांग कहती है, हाँ, क्योंकि ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया, मैं भी यही सोच रही हूँ। तुम मुझसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हो। अभी जो वैनिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है, तारीफ़ के लिए शुक्रिया। अभी जियांग कहती है, फ़्लाइट के लिए लेट हो जाएगा अगर यहाँ मुझसे बातें करने लग जाओगे। अभी जो वैनिंग होता है वो कहता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अभी फिर वैनिंग जो उसका सूटकेस था उसके पास आता है, उसे उठाता है और रूम से जाने लग जाता है। अभी तभी जो जियांग होती है वो कहती है, वैनिंग। अभी जो वैनिंग होता है वो वहीं पे रुक जाता है, फिर जियांग की तरफ पलटता है और कहता है, अभी जियांग कहती है, ऑल द बेस्ट, उसे लेकर ही आना, वी नीड इट। अभी जो वैनिंग होता है वो स्माइल करता है और कहता है, आई नो, बाय। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी वैनिंग तो वहाँ से चला जाता है, जियांग अभी उसके रूम में ही खड़ी होती है। अभी जियांग जो होती है वो अपने आर्म्स फोल्ड करती है और मन में ही कहती है, थैंक्स वैनिंग। अभी वो ऐसा कहती है तभी उसे वो चीज़ याद आती है जब वैनिंग ने उसे कहा था कि उसे अपनी चिंता नहीं है, उसे जियांग की चिंता है। अब जो जियांग होती है वो चीज़ सोचती है, फिर कहती है, सच एज इमोशनल फूल यू आर वैनिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ विथ मी। अभी वो ये कहती है और फिर डीप ब्रेथ लेती है और फिर उस रूम से चली जाती है। अभी सीन ऐसा है ना कि जो काओ वैनिंग था वो जब उस रात को पुस्तक वाले रूम में गया था और उसने जब वो रिचुअल वाली बुक पढ़ी थी तो वो यही देख रहा था कि जो अनिष्क है उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं और उसे मारा कैसे जा सकता है। वो इस तरह की चीज़ें देख रहा था। यदि अगर एक चांस ऐसा आए कि वो लोग जिशु को ना मार पाए तो वो एक अलग तरह से तैयार रहें अनिष्क से डील करने के लिए, अनिष्क उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। और इसीलिए आज वो उस जगह पर जा रहा है जहाँ पर अनिष्क की फ़र्स्ट टाइम बलि दी गई थी, जिससे वो ऐसा वाला डीमन बना। और उसे ना सिर्फ उसी खंजर से मारा जा सकता है जिससे उसे तब मारा गया था जब उसकी बलि दी गई थी। उसी खंजर से उस पर अगर स्टैब किया जाएगा तो वो मर जाएगा। और वो खंजर अभी भी वहीं दफन है जहाँ पर जो अनिष्क था उसकी बलि दी गई थी। लाइक रिचुअल ही ऐसी थी कि जिस खंजर से अनिष्क की जान ली जाएगी उसको रिचुअल को पूरा करने के बाद वो खंजर वहाँ पे दफन कर दिया जाएगा। और वैनिंग इसीलिए वहाँ पर गया है ताकि वो खंजर ला सके। और बाय चांस अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो वो अनिष्क की जान ले ले। खैर अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से पार्क का सीन दिखाया जाता है। अभी जो वैन केसिंग था वो और सभी लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। तभी जो अपनी सा होती है वो जो लेक थी ना उस तरफ देखती है तो उधर ना जो लेक थी उसके अंदर जो भी वहाँ पे लोग आए थे वो लोग सब नाव में ऐसे घूम रहे थे, नाव में बैठकर। वो वैसे वाली नाव नहीं थी, इसे चलाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक वाली नाव थी।
अभी साव उन लोगों की तरफ देख रही होती है, फिर वो इन लोगों की तरफ देखती है और कहती है, हम भी लोग चले क्या? अभी जो फूमंग होती है वो कहती है, हाँ, इट्स अ गुड आइडिया, हम लोग भी चलते हैं। अभी जो भाई होता है वो कहता है, हाँ, आइडिया अच्छा है। आरसा हो गया, झील को करीब से देखे, इट विल बी फन। अभी जो जिशु था वो कहता है, हाँ। अभी सभी लोग ना जो बोट थी उस पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, सिवाय वैन केसिंग के। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन जीशु काफ़ी खुश था, तो वो उसे अपसेट नहीं करना चाहता था। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे कि जीशु का मन थोड़ा उदास हो जाए। अभी वो उसे लेकर आया है यहाँ पर, तो वो चाहता था कि जीशु यहाँ पे एंजॉय ही करे अच्छे से। तो वो भी विमल से ही जो जीशु था उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी ऐसा था ना कि जो बोट थी उसमें 2-2 लोग करके जा सकते थे। तो जो प्रिंस था वो और वैन केसिंग साथ में गए थे, बाई और जीशु साथ में गए थे, और फूमोंग और साओ की मम्मी साथ में गए थे, और जो साओ थी वो अकेले ही गई थी। अभी जो वैन केसिंग था वो जो साओ थी उसकी तरफ देख रहा होता है जब वो बोट पर बैठा हुआ था। अभी जो प्रिंस होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम साओ को ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी जो वैन होता है वो प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है, वो अकेले वहाँ पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अभी उसकी बात सुनकर जो प्रिंस होता है वो स्माइल करता है, ये रियलाइज़ करके कि वैन केसिंग को साओ की भी चिंता हो रही है। अभी वो फिर कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी वैन कहता है, आर यू श्योर? अभी प्रिंस कहता है, ऑफ कोर्स आई एम श्योर। ये पहली बार नहीं है जब साओ नाव पर अकेले बैठी है। अभी जो वैन होता है वो नोट करता है। अभी प्रिंस कहता है, आर यू वरीड? अभी जो वैन होता है वो कहता है, एब्सोल्युटली नॉट, जो कि बिल्कुल ही झूठ था। उसे साओ की चिंता हो रही थी कि वो नाव पर अकेले बैठी है, कहीं कुछ हो ना जाए। बट अभी जब प्रिंस ने कहा था कि वो श्योर है कि साओ सेफ ही रहेगी, तो उसके बाद से वैन को थोड़ी तो राहत मिली ही थी। अभी जो वैन होता है वो फिर जीशु की तरफ देखता है जो कि बाई के साथ बोट पे होता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। अभी जो वैन होता है वो तो बस जीशु को देखे ही जा रहा होता है, और प्रिंस वैन को देख रहा होता है। देख क्या रहा होता है, काइंड ऑफ उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। अभी जो वैन केसिंग था जो कि अभी जीशु को देख रहा था, तो उसके चेहरे पे ना एक बहुत प्यारी स्माइल थी, और वो फॉन्डली बस जीशु को देख ही जा रहा था। अभी जो प्रिंस होता है वो ये देख रहा होता है, वो भी अब स्माइल करता है और फिर कहता है, थैंक यू। अभी जो वैन केसिंग होता है वो प्रिंस की तरफ देखता है, लेकिन वो पूरी तरह से सुन नहीं पाया था कि उसने क्या बोला है, क्योंकि उसका ध्यान तो जीशु पे था। तो वो कहता है, सॉरी। अभी प्रिंस कहता है, थैंक यू। अभी जो वैन होता है वो कहता है, किस लिए? अभी प्रिंस कहता है, मेरे भाई की लाइफ में आने के लिए। अभी जो वैन होता है वो उसकी बात पर कोई रिप्लाई नहीं करता। अभी प्रिंस कहता है, तुम्हें पता है अगर तुम उसके लाइफ में नहीं आते तो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो अपने जीवन के साथ क्या कर रहा है। फिर वो जीशु की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम उस दिन इसे हिप्नोटाइज करके युवान को थप्पड़ न मरवाते, उस दिन युवान को सीढ़ियों से ना गिराते, तो इसे कभी रियलाइज़ नहीं होता कि ये कहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे आने से पहले जो यीशु था और अभी जो यीशु है, इसमें बहुत फ़र्क है जो शायद तुम नहीं देख पा रहे, पर मैं देख पा रहा हूँ। अभी जो यीशु हमारे सामने है ना, ये वो यीशु है जो अपने लिए लड़ सकता है, जिसको अब इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे घर वाले इसके बारे में क्या सोचेंगे। इसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग अब इससे प्यार करें या ना करें। मेरे घर वालों का प्रेम पाने की जो इच्छा थी ना इसके अंदर, जिस इच्छा से ये बंधा हुआ था, आज ये उस इच्छा के बंधन से आज़ाद है। मैंने इसे पहले भी खुश देखा है कई बार, पर आज की बात कुछ अलग है। आज जो नूर इसके चेहरे पर है ना, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर वो वापस से वैन की तरफ देखता है और कहता है, और ये सब तुम्हारी वजह से है, इसलिए थैंक यू। अभी जो वैन होता है वो स्टिल कुछ नहीं बोलता है। अभी जो प्रिंस होता है फिर अचानक से उसके मन में एक बात आती है, और वो
और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और व्यथित हो जाता है, मतलब उसके मन में टेंशन होने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर जो वैन था उससे कहता है, एक बात पूछूं? अभी जो वैन होता है वो प्रिंस की फेस की तरफ देखता है, जो कि अभी वापस से जीशू को देखने लग गया था। वो वापस से प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है, हाँ पूछो। अभी जो प्रिंस होता है वो कहता है, क्या सच में पूर्णिमा आने तक जीशू की जान पे खतरा है? अभी उसकी बात सुनकर जो अपना वैन केसिंग होता है वो भी सीरियस हो जाता है। वो फिर कहता है, हाँ बट ट्रस्ट मी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अभी जो प्रिंस होता है वो कहता है, प्लीज़ उसे कुछ मत होने देना प्लीज़, उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, अभी तो वो खुश रहने लगा है, प्लीज़ उसे कुछ मत होने देना। अभी वैन कहता है, उसे कुछ नहीं होगा, ही विल बी फाइन। और ये कहकर वो वापस से ही जीशू को देखने लग जाता है। अभी जो प्रिंस होता है वो फिर पूछता है, अच्छा जो कुछ भी होगा क्या इसमें तुम्हें कोई खतरा है? अभी जो अपना वैन होता है वो उसको देखे बिना ही कहता है, पता नहीं। अभी जो प्रिंस होता है वो कहता है, मतलब तुम्हें भी खतरा हो सकता है? वैन कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वो प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है, बट यू डोंट वरी, जीशू को कुछ नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो वापस से ही जो अपना जीशू था उसे देखने लग जाता है। और वो उसे देख ही रहा होता है। और फिर मम्मी कहता है, जीशू मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम पर आई हर मुसीबत मुझसे होकर ही गुजरेगी, तुम पर मैं आज भी आने दूंगा। फिर वो साव की तरफ देखता है और फिर कहता है, एक बार अपने क्लोज वन को खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। अभी जो अपना जीशू था जिसे वैन को घूर के देखे ही जा रहा था, उसका ध्यान अब वैन की तरफ जाता है, जो कि उतने टाइम से वैन के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, वो बाई की बात सुन रहा था। अभी वो जब वैन की तरफ देखता है तो ऑब्वियसली वैन उसे घूर घूर के देखे जा रहा था। अभी जो जीशू होता है वो फिर अपने एम्ब्रो को उठाकर उससे इशारे में ही पूछता है कि लाइक क्या हुआ? अभी जो वैन होता है वो उसे स्माइल करता है और नामे से नहलाता है कि कुछ नहीं हुआ है। अभी जो जीशू होता है वो फिर वैन को फ्लाइंग किस करता है और जो वैन होता है वो उसकी ऐसी हरकत से ना हंसने लग जाता है और फिर अपना हैंडशेक करता है और वो फिर वापस से जीशू को फ्लाइंग किस करता है। अभी जो वैन किसिंग था उसके ऐसे गेस्चर से जो अपना जीशू होता है उसको तो पूरा ब्लश ही आने लग जाती है। अभी जो बाई होता है वो ऐसे वैन केसिंग और जीशू को देख रहा होता है, वो फिर जीशू को शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, बस कर भाई, थम जा, कुछ घर के लिए भी बचा ले, सर बस यही कर लेगा क्या? अभी उसके यहाँ पर जो प्रिंस था वो भी हंसने लग जाता है और वैन केसिंग भी हंसने लग जाता है। और जो अपना जीशू होता है वो भाई को तेज़ से मुक्का मारता है पीठ पे। अभी जो भाई होता है वो कहता है, क्या सही तो कह रहा हूँ मैं, अपने सिंगल दोस्त पे थोड़ा तो रहम करो। अभी उसकी बात सुनकर जो जीशू होता है वो भी हंसने लग जाता है और भाई भी हंसने लग जाता है। अभी ऐसे ही ये दिन बीत रहा होता है और अभी शाम हो गई होती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए होते हैं। अभी सूर्यास्त हो गया होता है तो जो फोंग आंटी थी वो और साव की मम्मी जो थी वो घर चली गई थी अपने अपने, लेकिन ये लोग थे यहाँ पे, लाइक हमारे फैंटास्टिक फोर और साव ये थी। अभी ये लोग पार्क में ऐसे घूम रहे होते हैं एंड सीन ऐसा था ना कि जो वैन और जीशू थे वो थोड़ा पीछे चल रहे थे और प्रिंस, बाई और साव आगे आगे चल रहे थे। अभी जो साव होती है वो उस पार्क में एक मूवी का पोस्टर लगा था उसे देखती है और वो जो एक्टर था वो उसका फेवरेट एक्टर था। तो वो प्रिंस और भाई की तरफ देखती है और कहती है, भैया आप मेरी फ़ोटो लीजिए ना इसके साथ। अभी जो भाई होता है वो कहता है, क्या? अभी साव कहती है, हाँ भैया प्लीज़ लीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अभी भाई कहता है, ओके ओके। अभी जो साव होती है वो कहती है, थैंक यू। अभी जो साव होती है वो उस पोस्टर के सामने खड़ी हो जाती है और उस पोस्टर में ऐसा था ना कि जो हीरो है वो खड़ा हुआ है, कोई एक्शन मूवी का ही पोस्टर था वो, और पीछे पूरे में आग लगी हुई है। जैसे बॉलीवुड में पोस्टर बनते हैं ना कि पीछे पूरे में फायर है और जो मेन लीड है वो पोस्टर पे खड़ा हुआ है, वैसे ही था वो। अभी जो साव थी वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने लग जाती है। अभी वैन और जीशू जो पीछे पीछे आ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं क्योंकि देखते हैं कि प्रिंस और भाई और साव एक जगह पे रुके हुए हैं तो वो भी रुक जाते हैं। अभी वैन और जीशू दोनों ही देखते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं और दोनों ही देखते हैं कि जो भाई है
वो साव की फ़ोटो ले रहा है और प्रिंस बाई के साथ ही खड़ा हुआ है वहाँ पे। अभी जो वैन और जिशु थे वो फिर साव की तरफ देखते हैं और वैन केसिंग जैसे ही साव को देखता है वहाँ पर उस पोस्टर के साथ जहाँ पीछे पूरे में आग लगी हुई थी, वो तो एकदम ही हैरान हो जाता है। अभी वो बस साव को देखे ही जा रहा होता है और उसके चेहरे के तो भाव ही बदल जाते हैं। वो पूरा ही पैनिक हो जाता है उस पोस्टर को साव के साथ देखकर और उसकी आंखों में पूरा आंसू भर जाते हैं और उसने जो जिशु का हाथ पकड़ा हुआ था वो उसके हाथ को बहुत ही कस के पकड़ लेता है और वो बस साव को देखे ही जा रहा था और उसकी आंखों से ना अब आंसू बहने लग जाते हैं। उसकी ब्रीथिंग भी अब बहुत हाई हो गई होती है और जिससे साफ पता चल जाता है कि वो काफ़ी घबरा गया है अभी ये सब देखकर। अभी जो जिशु होता है वो जब ये नोटिस करता है कि वैन ने उसका हाथ कैसे पकड़ा हुआ है और फिर जब वो वैन की ब्रीथिंग को नोटिस करता है तो वो वैन की तरफ देखता है और वो तुरंत ही उसके चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो वैन के सामने आता है जिसका पूरा ध्यान अभी साव के ऊपर था। वो साव को ही देखे जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे और बाई और प्रिंस का ध्यान नहीं था उधर, ना ही साव का था। वो तीनों तो फ़ोटो क्लिक करवाने में ही बिजी थे। अभी उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अभी वो जो अपना बहन होता है उसके एक गाल पे से थपकी मारता है और कहता है, हे हे क्या हुआ तुम्हें? वैन 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 क्या हुआ? अभी जो वैन होता है वो तो बस उधर ही देखे जा रहा होता है। अभी जो जिशु होता है वो फिर वैन को जो उसका शोल्डर था उससे पकड़ता है और उसे हिलाता है जिससे जो वैन होता है अपने सेंस में आता है और वो जिशु को देखता है। जिशु भी वापस से वैन के गालों पे हाथ रखता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? अभी जो वैन होता है वो वापस से ही जो साव थी उसकी तरफ देखता है और जो अब वैन होता है उसकी नज़रों का पीछा करते करते जो अपना जिशु होता है वो भी साव की तरफ देखता है। वो फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ? अभी जो वैन होता है वो फिर जिशु के दोनों हाथों को अपने ऊपर से हटाता है अपने गालों से और कहता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी जिशु कहता है, झूठ मत बोलो मुझसे, बताओ क्या हुआ तुम्हें? अभी जो वैन होता है वो अपने आंसू को साफ करता है और कहता है, कुछ नहीं हुआ है। अभी जो जिशु होता है वो कहता है, नहीं तुम मेरी, वो इतना ही बोलता है उससे पहले वैन कहता है, ओके ऑलराइट घर चल के बात करते हैं। अभी जो जिशु था वो कुछ बोलने वाला था तभी वैन इशारा करता है बाई, प्रिंस और साव की तरफ, जिसका साफ मतलब था कि उसके हिसाब से ये अच्छी टाइमिंग नहीं थी कुछ भी बात करने के लिए, जो कि सही भी था। वो भी नहीं चाहता था कि बाई, प्रिंस और साव किसी भी तरह से उसके मैटर में इन्वॉल्व हो। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। अभी जो जिशु होता है वो फिर नोट करता है और वैन का हाथ छोड़ देता है। अभी प्रिंस, बाई और साव जो फ़ोटो क्लिक करते वो फ़ोटो ले भी लिए थे और वो फिर जो वैंसू थे उनके पास आते हैं। अभी प्रिंस कहता है, घर चलें? तो जिशु हाँ में सिर हिलाता है और वैन तो चुपचाप ही रहता है। अभी वो लोग उस पार्क से निकल जाते हैं और जो इन लोगों की घर वाली कॉलोनी थी वहाँ पर आ जाते हैं। अभी जो बाई और साव होते हैं वो लोग उन लोगों से अलग होने लगते हैं। अभी बाई जो होता है वो इन तीनों लड़कों की तरफ देखता है और कहता है, वेल इट वॉज़ रियली फन, हम लोगों को आगे भी ऐसे पिकनिक पर जाना चाहिए। अभी जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, वेल आई डोंट माइंड, बशर्ते तुम्हें मुझे आज की तरह ही आगे प्लीज़ कहकर बोलना होगा। अभी जो भाई होता है वो अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, प्लीज़ माय फुड, भाड़ में जाओ तुम। अभी भाई के ऐसे कहने से जो साव होती है वो और प्रिंस तो हंसने लग जाते हैं। जिशु भी बस हल्की सी स्माइल करता है और वैन बिल्कुल से शांत रहता है। अभी जो भाई होता है वो वैन की तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अभी जो वैन होता है वो भाई का हाथ देखता है, उसके हैंड से अपना हैंड शेक करता है और कहता है, मुझे भी। अभी भाई और वैन दोनों ही अपने हाथों को एक साथ ही अलग करते हैं और जो साव होती है वो फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है वैन की तरफ और कहती है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा वैन भैया। अभी जो वैन होता है वो अब साव की तरफ देखने लग जाता है, फिर वो उसके हाथ की तरफ देखता है और उससे हैंडशेक करता है और कहता है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा साव। अभी जो साव होती है वो स्माइल करती है। वैन फिर जो साव का हाथ था उससे अपना हाथ अलग करवाता है और उसी हाथ से जो साव थी उसके सर पे रब करता है हल्के से। अभी जो जिशु होता है वो चीज़ देख रहा होता है।
वो फिर वैन केसिंग के फेस की तरफ देखता है और वैन केसिंग के फेस के तो एक्सप्रेशन ही अलग होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन से साव की तरफ देख रहा होता है और ये चीज़ प्रिंस और बाई भी नोटिस कर रहे होते हैं। जैसे अभी अपना वैन जो साव को देख रहा था वो लोग भी नोटिस कर रहे थे। वैन फिर साव के सर से अपना हाथ उठाता है और कहता है, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। ओके, अभी जो साव होती है वो हाँ में सिर लाती है। अभी बाई और साव फिर वहाँ से उन लोगों को बाय करके चले जाते हैं। अभी वैन केसिंग, शिशु और प्रिंस जो थे वो घर आ जाते हैं और जो मेन गेट था उससे होते हुए जो घर का गेट था उससे अंदर आते हैं। एंड अभी वो लोग घर में आए ही होते हैं तभी जो मिस्टर साव होते हैं वो बड़े ही प्यार से कहते हैं, शिशु, प्रिंस, जरा आओ। अभी मिस्टर साव की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर, इतनी मधुर आवाज़ सुनकर जो शिशु था वो, प्रिंस और इवन वैन केसिंग तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अभी वो तीनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हैं। तभी जो सार्जिन होते हैं वो वापस से कहते हैं, शिशु, प्रिंस, यहाँ हो ना, देखो तुमसे कौन मिल रहा है। अभी वो ये कहते हैं ना तो वो तीनों समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। अभी वैन कहता है शिशु से, मैं रूम में जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अभी जो शिशु होता है वो और प्रिंस दोनों ही सार्जिन के पास आते हैं तो दोनों ही देखते हैं कि जो सार्जिन थे उनके ना दो दोस्त आए होते हैं घर पे, जो कि जहाँ पर वो लोग घूमने गए थे वहीं पर उन्हें मिल गए थे। तो जो सार्जिन थे वो उन्हें अपने साथ ही घर ले आए थे। अभी जो युवान, लुओ और रैनी थे वो भी वहीं पे बैठे हुए थे। अभी शिशु और प्रिंस दोनों ही वहाँ पर आके उन्हें ग्रीट करते हैं उन दोनों को और फिर वहाँ पर बैठ जाते हैं। और जो वो अंकल थे वो उन दोनों से बातें करने लग जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो उन लोगों से जो वहाँ पहले से थे उनसे तो बात कर ही चुके थे। और वहाँ पर जो सार्जिन थे वो उनसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, लाइक उन दोनों की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बहुत ही हिपोक्रेट वाला बिहेव कर रहे थे। लाइक अकेले में तो वो कैसे हैं शिशु के साथ वो तो सभी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही तारीफ़ करते हैं उसकी भी और प्रिंस की भी। अभी जो प्रिंस होता है उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है उनके ऐसे हिपोक्रेट वाले बिहेवियर से। और जो शिशु था उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, उसे तो बस यहाँ से किसी तरह से वैन के पास जाना था और उससे बात करनी थी जो कुछ भी आज हुआ था वैन के साथ उसके बारे में। अभी हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि जो वैन और शिशु का रूम था वहाँ पर जो बेड था उसके ऊपर बैठा हुआ था और उसने जो अपने दोनों हाथ थे उन दोनों को, जो उसके दोनों घुटने थे उसके ऊपर रखा हुआ था। अभी उसे वही चीज़ याद आती है जब वो साव से पहली बार मिला था, जब वो हेडसेट लगाकर उसके सामने आई थी, वो चीज़ उसे याद आती है। फिर जब उससे पार्क में मिली थी, जब उसने बॉल लाने में साव की हेल्प की थी, वो सीन याद आता है उसे। उसके बाद आज जब वो साव से शॉन पार्क में मिला था, फिर जब उसने उसके गले के पास बने निशान को देखा था, वो बात उसे याद आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब उसने साव को वहाँ पर देखा था उस आग वाले पोस्टर के साथ, और ये चीज़ याद आते ही जो वैन था उसकी आंखें भर आती हैं। अभी वो जो साव वाला सीन था वो उसे ही याद कराता है और इसी सीन को चेंज करते करते एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कियान थी वो आग में जल रही होती है और वो बहुत चिल्ला रही होती है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। उसकी चीखें बहुत दर्दनाक होती हैं, इतनी दर्दनाक कि कोई भी उसकी चीखें सुने तो उसका दिल दहल जाए। वो बहुत चिल्ला रही होती है, बहुत दर्द में होती है और वहीं पर जो अनिष्क होता है वो खड़ा होता है और बहुत ज़्यादा रोए जा रहा होता है, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा होता है और एक ही चीज़ कहे जा रहा होता है, ये सब मेरे कारण हुआ है, ये सब मेरे कारण हुआ है, ये सब मेरे कारण हुआ है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती, सब मेरी गलती। अभी अनिष्क यही चीज़ बोले जा रहा होता है बार 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 बार। और अभी जो वैन केसिंग होता है वो भी रोते रोते यही बोल रहा होता है, लाइक सब कुछ उसी के कारण हुआ है, सब उसी की गलती है, वो यही सब चीज़ें बोले जा रहा होता है। अभी वो यही सब चीज़ें बोले जा रहा होता है तभी कमरे का गेट खुलता है और शिशु अंदर आता है। वो वैन को ऐसे देखता है, वो तुरंत से जो रूम का गेट था उसे बंद करता है और तुरंत से ही बेड पर आकर वैन के पास बैठता है। वैन के दोनों गालों पे हाथ रखता है और कहता है, अनिष्क, अनिष्क, क्या हुआ, क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ। अभी जब वैन आता है वो शिशु के ऐसे बार बार बोलने से अपने सेंसेस में आ जाता है और एकदम ही शांत हो जाता है, बस शिशु को देखे जा रहा होता है। अभी शिशु जो होता है वो
वैन के जो आंसू थे उन्हें साफ करता है। उससे बहुत ही विनम्र वॉइस में बोलता है, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? तुम क्या बोले जा रहे हो? ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? और क्या तुम्हारी गलती है? प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़। अनिष्क, मुझे नहीं बताओगे? हाँ, मुझे नहीं बताओगे? प्लीज़ बताओ, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? अभी वैन जो किसी को देख रहा होता है वो अपना हेड हल्का सा नीचे कर लेता है और बस ऐसे करके रखे हुए होता है। अभी जीशु उससे बार बार बोल रहा होता है कि वो उसे बता दे, पर वह कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। बस एक खामोश पुतले की तरह वहाँ पे बैठा हुआ होता है। अभी जो जीशु होता है वो फिर वैन के गालों से अपने हाथ हटाता है, एक सैड स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शायद तुम मुझे इतना भी अपना नहीं मानते, इतना पराया समझते हो मुझे कि अपने दुख भी मुझसे साझा नहीं करना चाहते। इट्स ओके। अभी ये कहकर वो जो बेड था उससे उठ जाता है और बस एक कदम बढ़ाया होता है तभी जो वैन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी जीशु उसकी तरफ देता है। ये वैन जो होता है वो कहता है, मत जाओ प्लीज़। अभी जो जीशु होता है वो फिर वैन का हाथ अपने हाथ से हटाता है और उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से होल्ड करता है और कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा था। मैं जब जब भी प्रॉब्लम में पड़ा हूँ तो हमेशा मेरे लिए मेरे साथ खड़े रहे हो। आज जब तुम प्रॉब्लम में हो तो मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं कहीं नहीं जा रहा था और ना जाऊँगा। तुम मुझे नहीं बताना चाहते वो तुम्हारी मर्ज़ी है, बट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। गॉट इट? अभी जो वैन होता है वो तो बस शिशु को देखे ही जा रहा होता है। उसकी आंखों में ना वापस से आंसू आने लग जाते हैं। अभी वैन जो बेड पे बैठा हुआ था वो घुटने के बल ही शिशु के करीब आता है और उसे कस के हक कर लेता है। अभी शिशु तो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है, बट वो तुरंत से ही वैन को बैक हक करता है और उसके सर को रब कर रहा होता है। अभी जो शिशु होता है वैन ना उसके जो कंधा था ना उसके ऊपर अपना माथा रखे हुआ होता है और बस उसे कस के पकड़े हुए होता है। वो रो भी नहीं रहा होता है, बस उसे पकड़े हुए होता है कस के। अभी जो शिशु होता है उसे अभी बहुत बुरा लग रहा होता है, उसका दिल बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसने हमेशा इस इंसान को स्ट्रॉन्ग देखा है। एक बार उसने उसे रोते हुए देखा भी था, पर वो तकलीफ़ भी इस तकलीफ़ के आगे उतनी बड़ी नहीं थी। जैसा वो अभी फ़ील कर रहा था वैसी तकलीफ़ उसे तब नहीं दिख रही थी। हाँ, वो दुखी था, शिशु की वजह से बहुत दुखी था, पर अभी जैसे वैन की हालत थी ना वो पूरा बिखरा हुआ लग रहा था और शिशु को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे वैन को सँभाले। उसने इस इंसान को लोगों की हत्या करते हुए देखा है बिना कुछ सोचे समझे। वो एक सेकंड नहीं सोचता किसी की जान लेने से पहले, और अभी वो एकदम ही ऐसे फ्रेजाइल इंसान की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वो वैन को ज़रा सा भी टाइट तरह से छुएगा, लाइक वो अगर फ़ोर्स लगा से छुएगा भी तो वैन टूट जाएगा। उसे अभी ऐसी फीलिंग आ रही थी। उसे वैन को देखकर भी बहुत बुरा लग रहा था। अभी जो वैन होता है वो फिर शिशु से अलग होता है। शिशु वैन के गालों पे हाथ रखता है और उसके बालों को समेटता है और कहता है, कुछ कहना चाहती हो? अभी जो वैन होता है वो कहता है, तुम यकीन नहीं करोगे। अभी जो शिशु होता है वो स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें हैप्पी लगता है? तुमसे मिलने के बाद कुछ ऐसा है जिसमें मैं यकीन नहीं करूँगा? अभी शिशु की बात पर जो वैन होता है वो हल्के से हँसता है और शिशु बस उसे फॉन्डली देखे ही जा रहा होता है। अभी शिशु जो वैन के दोनों हाथ थे उन्हें होल्ड करता है वापस से और कहता है, विल यू टेल मी नाउ? अभी जो वैन होता है वो शिशु की तरफ देखता है और अपने पलकें झपकाता है। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वैन के सीन और शिशु को बेड पे दिखाया जाता है। अभी जो वैन होता है वो कहता है, जो साव है ना? अभी शिशु कहता है, हाँ। अभी वैन कहता है, वो मुझे किसी की याद दिलाती है। अभी शिशु कहता है, याद दिलाती है? किसकी याद दिलाती है? अभी वैन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, कियान की। अभी शिशु नाम सुनता है और कहता है, कियान? कौन कियान? अभी वैन शिशु की तरफ देखता है, फिर अपना हेड शेक करता है और कहता है, मुझे तुम्हें शुरू से समझाने दो।
ऐसे तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे अभी। जो श्वेता कहता है गुड आइडिया, आप बताओ। अभी वैन जो होता है वो सामने की तरफ देखता है, लाइक अभी उस ईशू की तरफ नहीं देख रहा होता है, जो सामने की दीवार थी उसी की तरफ देखता है और कहता है जब मैं डीमन बना था ना तो तारन ने मेरी सारी यादें मिटा दी थी। मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, कौन हूँ, पहले कैसे रहता था, परिवार था कि नहीं था, भाई बहन थे कि नहीं थे, प्रेमी प्रेमिका, कुछ नहीं पता मुझे। बस उसने इतना बताया कि मेरा नाम अनिष्क है, मैं और कुछ नहीं जानता अपने बारे में। डीमन बनने के बाद मुझ में बहुत सारी पावर्स आ गई थी, बहुत सारी। धारन धारन मुझे बहुत प्यार से रखता था, शायद इसीलिए कि मैं उन सब में स्पेशल था। वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता था और वो वहाँ जितने भी डीमंस थे उन सबको एक ही चीज़ सिखाता था कि जब भी वो हमें किसी के पास भेजेगा हमें वही करना है जो वो चाहता है, हमें उसी की बात माननी है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। विल हैव टू बी लॉयल, कुछ भी हो जाए हमें उस आदमी के प्रति लॉयल रहना होगा। हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे भी नहीं करनी थी, बट दारन को मैं बहुत मानता था, बहुत। जब उसे किसी ने पसंद किया उसने मुझे भेज दिया। वो आदमी बहुत ही घटिया था, उसने मेरा यूज़ करके अपने कितने ही ज़्यादा नाजायज़ काम करवाए। वो एक राजा था, जब जंग होती तो वो मेरा इस्तेमाल करके हमेशा जीतता। उसके कहने पर मैंने न जाने कितने लोगों की जान ली, कितने लोगों को मैनिपुलेट किया, कितने गलत काम किए मैंने। मेरा इस्तेमाल करके ना जाने कितनी रियासतें जीती उसने। और जब वो बूढ़ा होकर मरने वाला था तब वो मुझे अपने बेटे को देना चाहता था ताकि वो आगे चल के सब कुछ जीते, मेरा यूज़ करे। मैं सब नहीं चाहता था, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मुझे बस ये सब कुछ खड़े खड़े देखना था और कुछ नहीं। पर उस इंसान की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले कि वो मुझे अपने बेटे को देता वो मर गया था और मुझे फाइनली वहाँ से आज़ादी मिल गई। उसके बाद मैं वापस डीमन वर्ल्ड आ गया। फिर कई सालों बाद किसी ने दारन को पसंद करके मुझे वरदान स्वरूप मांगा और मुझे भेज दिया गया। वो इंसान भी एक राजा ही था, उसने भी मेरा वैसे इस्तेमाल किया जैसे कि मेरे पिछले ऑनर ने किया था। पर वो इंसान उस इंसान से बहुत ज़्यादा गिरा और घटिया था। उससे मिलकर मैंने जाना कि इंसान अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकता है। मैं जब उस इंसान के साथ था ऑब्वियसली उसने मुझे एग्जॉस्ट करके रखा हुआ था, बहुत ज़्यादा ही परेशान करके रखा था उसने मुझे। बट एक दिन वो अपने किसी काम में बिज़ी था और उसे मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं थी उस समय। सो मैं वहाँ से निकल कर जो गांव था ना जहाँ पर वो राजा था, उसकी जो रियासत थी वो वाले गांव में मैं इधर उधर घूम रहा था। तभी मुझे छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई थी एंड ऑब्वियसली मैंने उसे इग्नोर किया। मैं आगे चलने लगा लेकिन वो बच्चा रो ही जा रहा था और मुझे इरिटेशन हो रही थी। मैं उस जगह से वापस आया और जिस घर में वो बच्चा था, जिस घर के आंगन में वो लेटा हुआ था एक खटिया पर, मैं वहीं जाकर खड़ा हो गया और उस बच्चे को मैं गुस्से से देख रहा था। पर फिर जब मैंने उस बच्चे को ध्यान से देखा ना तो वो बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा, इतना प्यारा कि मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया था उसे देखकर। वो बच्चा अभी भी रो ही जा रहा था पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके पास एक लेडी भी बैठी थी, कदाचित वो उसकी माँ थी और उसे वो शांत कराने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो शांत नहीं हो रहा था। तभी अंदर से कियान बाहर आई
और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर घूमने लग गए। उसकी गोद में आते ही जो बच्चा था वो चुप हो गया था और उसे घूर-घूर के देखे जा रहा था। अभी उसकी जो मम्मा थी वो भी उस बच्चे के पास आकर उसे खिला रही थी और अभी वो बच्चा स्माइल कर रहा था। मैं उन तीनों को देखे ही जा रहा था। और तुम्हें पता है दिशु, मुझे पहली बार एक अलग तरह का एहसास हुआ। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि काश मैं वो बच्चा होता। काश मेरे पास भी मेरे कोई क्लोज़ वन होते जो मुझे प्यार करते। मुझे उन लोगों को देखकर बहुत खुशी भी हो रही थी और दुःख भी हो रहा था। अभी उसके बाद जब भी मुझे टाइम मिलता था ना, मैं उस घर के सामने आ जाता और उन लोगों को देखता रहता। मुझे उस फैमिली के बारे में भी पता चला। वो फार्मर्स लोग थे। वहाँ पर 2 बच्चे और एक मियाँ बीवी रहते थे। लाइक वो लड़की और उसका भाई था और एक वेडिंग कपल थे, जिसमें से जो हस्बैंड था वो फार्मर था और वाइफ हाउसवाइफ थी। उनमें से जो बड़ी लड़की थी उसका नाम था कियान, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और बच्चे का नाम था किन। मुझे वो फैमिली बहुत पसंद थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब मुझे उस फैमिली से इतना कनेक्टेड फील होने लग गया। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी ही फैमिली है। उनसे मिलने के बाद मुझे अपनी लाइफ उतनी भी बुरी नहीं लगती थी जितनी पहले लगती थी। बट कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरा जो ओनर था वो ज्ञान के ऊपर गलत नज़र रखता था और वो उसे पाना चाहता था। लेकिन उसकी एक बहुत अच्छी इमेज थी दुनिया की नज़र में, बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे लोग उसके बारे में कुछ गलत सोचें। तो उसने पहले तो चालबाज़ी से कियान के माँ बाप को मरवा दिया और फिर रिश्ता बन के कियान और किन को अडॉप्ट कर लिया। और कमाल की बात ये थी कि ये सब मेरे सामने हुआ था और मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी वफ़ादारी सिर्फ मेरे ओनर के प्रति होनी चाहिए थी। हम लोगों को यही समझाया गया था, यही सिखाया गया था कि कुछ भी हो जाए हमें हमेशा हमारे ओनर के प्रति वफ़ादार रहना चाहिए। बस उसके प्रति वफ़ादार रहना चाहिए। बाकी दुनिया क्या है, कैसी है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी इन्हीं सब में उलझा रह गया। मेरे आँखों के सामने सब कुछ होता रहा और मैंने कुछ नहीं किया। जब वो उन दोनों को महल लेकर आए, मुझे पता था कि उस इंसान की इंटेंशंस क्या है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। जब से मैं टीम में बना था, मैंने अपने मॉरल्स को हमेशा साइड रखा था, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे मॉरल्स की कोई जगह नहीं है। लेकिन अब मेरे मॉरल्स और मेरी लॉयल्टी के बीच में जंग हो रही थी, जिसमें से मुझे किसी एक को चुनना था। मैं रोज़ कियान और किन को देखता था। उनकी मासूम आँखें, उनकी स्माइल, वो सब कुछ मुझे अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा हर्ट कर रही थी। मुझे घिन हो रही थी अपने आप से, अपने जीवन से। कियान तो उस इंसान को अपने पिता के समान समझती थी, लेकिन वो इंसान, दैट बास्टर्ड, उसके मन की मंशा तो कुछ और ही थी। वो जब भी कियान को छूता था तो मैं ऐसे नहीं कर सकती थी। मुझे कैसा लगता था। कियान और किन मेरी फैमिली की तरह थे। कियान बहन थी मेरी। मुझसे सब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था जो कुछ हो रहा था मेरी आंखों के सामने। कियान बहुत बोली थी और किन, वो तो अभी सिर्फ 1 साल का था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता था, लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा था। और एक दिन मैंने निर्णय किया कि अब चाहे जो हो जाए, कियान और किन को मैं यहाँ से निकाल कर आऊँगा। मैंने निर्णय किया कि मैं उस इंसान की जान ले लूँगा, जिससे कियान और किन
दोनों ही उससे आज़ाद हो जाएंगे। मैं तुरंत ही महल गया और उस कमीने के कमरे में गया, पर वहाँ जाकर वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे पाँव तले ज़मीन ही नहीं रही। वो आदमी बेड पर बैठा हुआ था और अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था। पूरा कमरा तहस नहस था और जो बेड था, वो इतना ही बोलता है। और जो अनुष की आंखें अभी तक भरी हुई थी, वो अपने भरे हुए गले से बोल रहा होता है। अब उसकी आंखों से आंसू निकलने जाते हैं और वो अपना सर नीचे करके ना रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा। अभी जो शिशु था उसका हाथ होल्ड करता है। अभी जो शिशु था ना, वो वैन की ऐसी हालत देखकर इतना ही चाह रहा था कि वो बस उसको हग कर ले और उसे कंसोल करे। बट अभी उसे जो वैन है उसके मन की बात बाहर लाना भी ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि ये सब उसके मन में रहे तो वो अच्छा नहीं है। इंसान अपनी तकलीफ़ अगर उससे शेयर करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, और वो चाह रहा था कि वैन का मन हल्का हो जाए। वो जो भी बोझ लेकर इतने ज़्यादा से जी रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। तो वो जो वैन था उसका हाथ जो होल्ड के था उसे कस के प्रेस करता है और कहता है, फिर तुमने क्या किया? अभी वैन जो होता है वो कहता है, रूम की बेड की और उस आदमी की हालत देखकर इतना तो समझ में आ गया था कि यहाँ क्या हुआ होगा। बट मेरे अंदर अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद ज्ञान के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो, किन और ज्ञान सेफ हो। इसलिए मैंने उस इंसान से डायरेक्ट पूछा कि यहाँ क्या हुआ है, एंड ऑब्वियसली वो मेरी बात का जवाब क्यों ही देता। मैं तो उसके लिए उसका ग़ुलाम था, इसलिए मैंने उसे हिप्नोटाइज़ किया। और जब हिप्नोटाइज़ होने के बाद उसने मुझे बताया कि यहाँ क्या हुआ है, उस वक्त जितनी घिन, जितनी नफ़रत मुझे खुद से हुई, मैंने आज तक अपने किसी ऑनर से, किसी इंसान से नहीं की। यहाँ तक कि उस इंसान से भी नहीं की होगी। उस इंसान ने जब मैं महल में नहीं था, कियान को अपने अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या वो थोड़ी देर उसके सर पे मसाज कर सकेगी। कियान मेरी मासूम बहन, उसे समझ में ही नहीं आया कि उस इंसान के इंटेंशंस क्या है। उसने हाँ कर दी। फिर उस इंसान ने अपना असली रंग दिखाया। उसने कियान को सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की। कियान सच में बहुत बहादुर थी। वो हमको बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा कोशिश की उसने, लेकिन नहीं बचा पाई अपने आप को, नहीं बचा पाई वो। जब मैंने ये सब उस इंसान के मुँह से सुना, मेरा मन किया कि मैं इस इंसान को ऐसी मौत दूँ, ऐसी मौत दूँ कि इस इंसान की आत्मा इंसान का था क्या, जानवर का जन्म लेने से पहले भी जब सोचे ना तो इसका दिल दहल जाए। पर उस समय मुझे कियान को ढूंढना था, मुझे किन को ढूंढना था, लेकिन मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही मुझे कियान के चीखने की आवाज़ें आने लग गई। मैं तुरंत ही उसकी चीख का पीछा करते करते एक जगह आया और सामने जो मैंने नज़ारा देखा वो खौफनाक मंजर अभी भी मेरी आंखों के सामने उतना ही ताज़ा है जैसे कल की बात हो। कियान ने खुद को आग लगा ली थी। उसकी गोद में किन भी था। उसने किन को बहुत टाइट हग करके रखा हुआ था। उसे बचाना चाहता था। मैं उसे के अंदर जाना चाहता था, पर मैंने कोशिश की तो मैं बाहर आ गया। मैंने रियलाइज़ किया कि वो जगह मंदिर है। कियान ने मंदिर में खुद को आग लगा ली थी, शायद इसलिए क्योंकि वो पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती थी। और जो कुछ भी हुआ था उसके क्रोध में आकर उसने मंदिर में ही खुद को जलाने का निर्णय कर लिया। और उसके मरने के बाद किन का क्या होगा ये सोचकर उसने किन को भी अपने साथ ही जलाने का निर्णय किया होगा।
मैं बार-बार मंदिर जाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं नहीं जा पा रहा था और बीतते पल के साथ जान चल रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस खड़े होकर तमाशा देख रहा था, बाकी सभी लोगों की तरह जो कि वहाँ खड़े थे। किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। किन और कियान की चीखें अभी भी मेरे ज़हन में उतनी ही ताज़ा है। मेरी वजह से सब कुछ हुआ था। अगर अगर मैंने उसे प्रोटेक्ट किया होता पहले, किन को प्रोटेक्ट किया होता, तो ये सब नहीं होता। सेव होती, कहीं और होती। ऐसा तो था नहीं कि मेरे पास पावर्स नहीं थी। मैं तो कुछ भी कर सकता था, पर मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ मेरे कारण हुआ। सब कुछ मेरे कारण हुआ। इन सब में जितना दोषी वो कमीना था, उससे उससे शायद कहीं ज़्यादा दोषी मैं था। कियान और किन के होने के बाद अब मुझे उस इंसान को उसके कर्मों की सज़ा देनी थी। मैं उसके रूम में गया वापस से, और अभी तक उसके ऊपर से मेरा हिप्नोटिज़म भी उतर गया था। वो मुझे देखकर काफ़ी क्रोधित था, मुझे उल्टा-सीधा बोल रहा था। अभी इस समय पे ना वो जो ओनर होता है वो वैन केसिंग को ग्रुप पे देखे जा रहा होता है, लाइक अनिश को, और अनिश को उसे देख रहा होता है। अभी तभी ना जो कमरा था वहाँ पर कई सारे लोग आते हैं और सब लोग बस जो राजा था उसे देखे ही जा रहे होते हैं। और जो राजा होता है उन सब की तरफ देखता है और फिर वो वैन केसिंग की तरफ देखता है, और जो वैन होता है वो कहता है, उतने दिन से एक शिकार करना चाह रहे थे ना तुम, दाना डाला, जाल बिछाया और फिर बेरहमी से शिकार किया। तुम्हारी होशियारी के लिए तो तुम्हें इनाम देना चाहिए। तुमने इतना बड़ा काम जो कर दिया, आखिर जो तुम्हें चाहिए था वो तुमने हासिल कर ही लिया। इसका इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना, है ना। अभी जो वो आदमी होता है वो कहता है, गुलाम है मेरा, समझा। अभी जो वैन होता है वो स्माइल करता है और कहता है, तो गुलाम का ये तोहफा कबूल कीजिए। और ये कहकर जो वैन होता है वो वहाँ से चला जाता है। अभी जो ये ऑनर होता है ये तो कुछ समझ ही नहीं पाता है। अभी जो वैन होता है वो वहाँ से चला गया होता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी जो वो कमरा होता है वहाँ पे लोग आए जा रहे होते हैं। अभी जो वो ऑनर होता है उसे समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। अभी जो लोग होते हैं वो उस इंसान की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लाइक उस ऑनर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, और वो उनको देख रहा होता है। एंड जब वो उन लोगों को ध्यान से देखता है तब उसे समझ में आता है कि लाइक जो निष्कर्ष ने किया क्या है। उसने उन सबको कंपेल कर दिया था और उन सब के अंदर उस ऑनर के प्रति लस्ट वाली भावना डाल दी थी। और अभी जो लोग थे, जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे थे, जितने लोग खड़े थे, वो सभी उस इंसान के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले थे। अभी वो ऑनर जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो पीछे हटने लग जाता है और वो सब आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी वो वापस से पीछे हटता है तो वो उसी बेड पे गिर जाता है जहाँ पर उसने थोड़ी देर पहले कियान का रेप किया था। वो अभी गिर जाता है और वो जो लोग होते हैं वो एक-एक करके उस बेड पे चढ़ने लग जाते हैं और बहुत ही ब्रूटली उस इंसान का रेप करते हैं। और ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अभी वहाँ पर और लोग आ रहे होते हैं, लाइक वहाँ पर उस महल में जितने भी नौकर थे, जितने लोग थे, वो सभी लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। और उस इंसान की कोई फैमिली नहीं थी, लाइक बीवी ही थी और बाकी कोई नहीं था, और बीवी भी अभी वहाँ पर नहीं थी, वो अपने मायके गई थी। अभी वहाँ पर सब चल ही रहा होता है, सब लोग उसे नोच रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, सर इंटिमेट हो रहे होते हैं ब्रूटली। वो इंसान बस चिल्ला रहा होता है। जो वैन केसिंग होता है वो बाहर खड़ा होता है और वो बहुत दुखी होता है कियान के लिए ऑब्वियसली, और उस इंसान की चीखें सुन के उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी जब सभी लोग उस इंसान का रेप करके वहाँ से चले जाते हैं, तब वैन वापस से ही वहाँ पे आता है और उसे देखता है और कहता है, तोहफ़ा पसंद आया। अभी वो जो इंसान होता है वो तो बस बेड पे पड़ा हुआ होता है और पूरा लहूलुहान हो रखा हुआ होता है, और ऐसी सिचुएशन थी कि वो कभी भी मर जाएगा। लाइक ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कौन ही झेल पाता है। अभी जो वैन होता है वो उसे देख के स्माइल करता है और कहता है, घबराओ मत, तुम्हें मैं मरने नहीं दूँगा।
ये कहता है वो अपनी मैजिक पावर का यूज़ करता है और उस इंसान को वो ठीक कर देता है। लाइक उसके जो घाव थे वो ऊपर वाले उनको वो ठीक कर देता है और वो इंसान जो होता है वो पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा होता है। अभी जो पेन होता है वो फिर कहता है तुम्हें तो इनाम दे दिया, अब मेरे इनाम का क्या? अभी वो इंसान बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए पेन केसिंग की तरफ देखता है और पेन कहता है चलो मैं अपना इनाम खुद ही ले लेता हूँ, तुम तो मुझे दोगे नहीं। अभी वो ये कहता है और ज़मीन पर उस राजा की तलवार पड़ी होती है जो कि ऑब्वियसली इस सेशन की वजह से ज़मीन पे गिर गई होती है। वो उसे अपनी पावर से उठाता है बिकॉज़ अभी उसके पास शरीर तो है नहीं जो अपने हाथ से उठा ले। तो जो तलवार थी उसे उठाता है, जो राजा होता है उसकी तरफ लेके जाने लग जाता है अपनी पावर से। अभी जो राजा होता है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो पीछे हटने लग जाता है। तो जो बहन होता है वो कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। अभी जो वो ऑनर होता है वो कहता है क्या 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 करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? अभी जो बहन होता है वो कहता है मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, जो करोगे तुम करोगे। अभी जो ऑनर होता है वो कहता है क्या 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 मतलब है तुम्हारा? अभी जो बहन होता है वो उस तलवार को उस आदमी के हाथ के पास ही गिरा देता है और फिर उस इंसान को बस देखता ही रहता है। और अब इंसान की जो बॉडी थी वो अपने आप ही मूव कर रही होती है। वो इंसान जो होता है वो उस तलवार की तरफ देखता है और उसका हाथ अपने आप ही उठता है और उस तलवार को ग्रैब करता है और जो उसका जो दूसरा हाथ का बाजू होता है उसे काटने लग जाता है वो। अभी वो बहुत चिल्ला रहा होता है, बहुत चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसके हाथ रुक ही नहीं रहे होते हैं। वो बहुत विनती करता है वेनकेसिंग से, पर वेनकेसिंग को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा होता है। उसे तो बस इस इंसान की चीखें सुननी थी, बस उसी को सुनना चाहता था। अब वो इंसान ऐसे करते करते अपने हाथ को काट देता है और वो बहुत चिल्ला रहा होता है। उसकी चीखें पूरे महल में गूंज रही होती हैं, पर पूरा महल अभी उसके कंपल्शन में था। जो अपना वेनकेसिंग था उसके कंपल्शन में था, कोई कुछ नहीं कर रहा होता है। अभी वो इंसान ऐसे करते करते अपना जो पैर था, उसके पंजे, उसकी उंगलियां, उसके अंगूठा, सब कुछ एक एक करके काट रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, पर वो रुक ही नहीं पा रहा होता है। और धीरे धीरे करके वो इंसान जितना वो काट सकता था अपने शरीर के उतने पार्ट्स को वो काट देता है। अभी वो जो उसकी आंतें होती हैं वो उन्हें भी बाहर निकाल देता है और वो ना खुद को बहुत हार्म किया था, उससे जितना कर पा रहा था वो कर रहा था। एंड जितना वो काट सकता था उसे काटने के बाद जब वो पूरा पूरा ब्लडी हो गया होता है, मतलब ब्लडी तो पहले ही हो गया होता, पूरा खून से पेट सन गया होता है, वो सब को लंढाल पड़ा हुआ होता है, तब जो बहन होता है वो कहता है अब अपनी गर्दन काटो। अभी जो वो इंसान होता है वो ऑब्वियसली कुछ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ कर नहीं सकता था वो इंसान अपना हाथ उठाता है और अपनी गर्दन काट देता है और वो वहीं पे मर जाता है। अभी जो वेनकेसिंग होता है वो उसे देखता रहता है मरे हुए लाश को। अभी उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और पूरा महल तो वैसे भी उसके कंपल्शन में था, वो वहाँ से निकलता है और फिर जो कियान और किन की डेड बॉडी थी उनको वहाँ से ले जाता है अपनी पावर से ही, और फिर उनको दफना भी देता है। और फिर जब वो उन्हें दफना देता है वहाँ पर वो बैठा हुआ होता है, तब वो बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है फूट फूट के, और दोनों से बहुत माफ़ी मांगता है। उसके बाद अब जब उसका मालिक मर गया होता है तो वो फिर वापस से डिमन वर्ल्ड आ जाता है। अभी जो जायरन होता है वो बहुत ज़्यादा पेन को उल्टे सीधे बोलता है कि उसके कारण ऐसा कुछ हो गया, पेन केसिंग ने उसके अपने मालिक की जान ले ली, वो दायरन का भक्त था, फलना ढिमकाना, पर पेन केसिंग को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और उसके मन में अब दायरन के प्रति भी हेट उत्पन्न हो रही थी। आई एम सॉरी, हेट जो थी उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि सब कुछ जो भी हुआ था उसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं ये दायरन भी था। उसने उन लोगों को ऐसा सिखाया था कि लॉयल्टी ही सब कुछ होती है, और जो आज कियान के साथ हुआ था उसका ज़िम्मेदार फैन केसिंग वो इंसान और दायरन भी था। तो अपने आप से दायरन से और इंसान से बहुत नफरत करता। उस इंसान को तो उसने सज़ा दे दी, पर ना वो अब खुद को सज़ा दे पा रहा था और ना ही दायरन को। और
उसके ऐसे हिट करने से भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कुछ समय बाद वैन गेसिंग को दोबारा से एक और ऑनर को दे दिया गया और वो भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करता था जैसे कि बाकी सब करते थे। कुछ भी नहीं बदला था। पर ये जो कुछ भी हुआ था कियान के साथ और किंग के साथ, इसकी वजह से जो वैन था उसके अंदर एक ट्रॉमा आ गया था। वो जब भी किसी को दर्द में रोते या कराते हुए जब वो सुनता था तो उसे बहुत डर लगता था। लेकिन जब उसने उस आदमी को ये तकलीफ़ें दी थी जिसने गैंग के साथ ऐसा किया था, तब उससे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उस समय उसके दिमाग के सेंसेस ही अलग काम कर रहे थे, तब उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद से उसे ऐसा होने लग गया था। वो जब भी किसी को रोते हुए देखता था दर्द में तो वो बहुत डर जाता था। इसलिए जब भी उसे किसी को मारना होता था तो वो उसकी आवाज़ छीन लेता था। एंड अब जो वैन गेसिंग था उसके अंदर इमोशंस एकदम ही मर गए थे। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किसको मार रहा है। पहले जो था ना उसको थोड़ा बहुत बुरा भी लगता था जब वो किसी की जान लेता था। पर अब जब ये कियान वाला केस हुआ था तो उसने देखा था कि जो इनोसेंट लोग भी होते हैं ना, वो भी दूसरे इनोसेंट इंसान की हेल्प नहीं करते। वो भी उतने ही बुरे होते हैं जितने कि कोई बैड गाय बुरा होता है। जब कियान के फादर और मदर मरे थे तो कोई भी उनके सपोर्ट में नहीं आया था। और जब राजा जी उसको अपने घर लेकर गए थे तो ऐसा तो था नहीं कि महल के लोग जानते नहीं थे कि राजा जी के इंटेंशंस क्या है। एटलीस्ट बाहर के लोगों को नहीं पता था, महल के लोग तो जानते होंगे पर किसी ने भी उनकी हेल्प करने का नहीं सोचा था। और जब वो अपने आप को आग लगाई थी अपने भाई के साथ, तब भी कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आया था। अरे वैन नहीं जा सकता था वहाँ पे, बाकी सब तो जा सकते थे पर किसी ने भी उसे बचाया नहीं था। तो उसे यही लगता था कि सब इंसान मतलबी होते हैं, सब बुरे होते हैं। किसने भी उसकी हेल्प नहीं करने की कोशिश की तो वो अब सभी इंसानों से ना घृणा ही करता था। उसे अपने मालिक से तो घृणा थी, तारिन से भी थी, पर अब उसे सब इंसानों से भी घृणा थी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किसकी जान ले रहा है। अभी जब वो आदमी मर गया था तो वैन वापस से ही रिवर वर्ल्ड में आ गया था और उसके बाद ये रिचुअल की थी कर्शियांग में, जिसके परिणाम स्वरूप वैन गेसिंग अभी शिशु के पास था। अभी जो वैन होता है वो वहीं पे बैठा हुआ होता है और शिशु ने स्टिल उसका हाथ होल्ड करके रखा हुआ था। वैन गेसिंग तो अभी बहुत ज़्यादा रोए जा रहा होता है। वो बहुत रो रहा होता है, एकदम फूट फूट के बस रो ही जा रहा होता है और शिशु कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो बस वैन को ना रोने देता है क्योंकि कभी कभी रोना अच्छा होता है। इतने साल की तकलीफ़ थी, इतने साल का दुख था जिसके अंदर था, वो निकल जाए तो ही अच्छा था, वो ऐसा सोच रहा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस ने वैन का हाथ होल्ड करके रखा हुआ था एक, और वैन कैसे रोए ही जा रहा था। अभी जो वैन होता है वो फिर रोते रोते ही कहता है सौ 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 शायद कियान कियान का रीइंकार्नेशन है, उस उसका पुनर्जन्म हुआ है शायद से। अभी जो शिशु होता है वो कहता है क्या? अभी वैन उस तरह देखता है और कहता है मैंने कहा था तुम यकीन नहीं करोगे। अभी शिशु कहता है मैंने ये कब कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। अभी जो वैन होता है वो कहता है जब सामन से पहली बार मिली थी तो मेरी मर्जी के बिना उसने मुझे छुआ था और मुझसे बात भी की थी। और जब वो मुझे पार्क पे मिली थी पिछली बार तो वो जैसे स्माइल कर रही थी वैसे क्या स्माइल करती थी, तो मुझे बस ऐसे लगा कि वो मुझे मेरे बीते कल की याद दिला रही है। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि घर पे ही तो सब कुछ हो गया था उस बीच। लेकिन आज जब मैं उससे पार्क में मिला तो मैंने उसके नेक के बैक वाले हिस्से पर वही मार्क देखा जो कि कियान के नेक के पास था। इसीलिए वो मुझे मेरी परमिशन के बिना देख पाती क्योंकि हमारे बीच में एक बॉन्ड था जिसे कियान नहीं जानती थी पर मैं फील करता था। मेरी वजह से सब कुछ हुआ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अब फाइनली जो अपना शिशु होता है वो वैन गेसिंग को हग कर लेता है और उसे कंसोल करते हुए कहता है कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी वजह से। समझ में आया तुम्हें? समझ में आया? कभी कभी हम सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते, हो जाती है गलतियाँ। अभी जो वैन होता है उसकी बात को काटते हुए कहता है नहीं
नहीं, सब मेरी गलती है। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, एक बार ये शब्द तुमने दोबारा बोला ना, मैं कसम से तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तुम्हारी गलती नहीं है, नहीं है तुम्हारी गलती, और तुम पहले ही बहुत सफ़र कर चुके हो। प्लीज़ इस गिल्ट को अपने मन से निकाल दो। तुम्हारी गलती नहीं है इन सब में। तुमने तो वही किया जो तुम्हें सिखाया गया था, और तुमने सामने के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत सही था। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। सुना तुमने? आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। ट्रस्ट मी फॉर वंस। प्लीज़ एक बार उस मेरी बात का विश्वास कर लो। तुम्हारी गलती नहीं है इन सब में, नहीं है तुम्हारी गलती। अभी जो वैन होता है वो अब कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस रो ही जा रहा होता है। और जीशु बस उसे पकड़ के बैठा हुआ होता है और उसे कंसोल कर रहा होता है। वो उसके सर के बालों को ना रफ किए जा रहा होता है और उससे बस यही बोल रहा होता है कि मतलब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद को दोष मत दो। वो बहुत समझा रहा होता है और वनके सिंह कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, बस वो रोए ही जा रहा होता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना वनके सिंह होता है वो जीशु की गोद पे सर रख के ऐसे लेटा हुआ होता है, और जो जीशु होता है वो उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। अभी जो वनके सिंह होता है वो शांत हो गया होता है, बस खामोशी से लेटा ही हुआ होता है। और जो अपना जीशु होता है वो फिर वैन से कहता है, मेरी बात मानोगे? अभी जो वैन होता है वो कहता है, कहो। अभी जीशु कहता है, जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर क्या तुम मेरे साथ एक नई लाइफ शुरू कर सकते हो? अभी जो वैन होता है वो जीशु की तरफ फेस करता है, और जीशु तो वैन को देख ही रहा था। अभी जो जीशु होता है वो कहता है, बोलो। देखो, पास्ट में सिर्फ कड़वी यादें हैं, सिर्फ बुरी मेमोरीज। हम अपने भविष्य पर तब तक ध्यान नहीं दे सकते जब तक हम अपने अतीत का दामन नहीं छोड़ते। वहाँ कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह ही उसे सीने से लगाए हुए हो। जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज़। तुम्हारी इन सब में कोई गलती नहीं थी। प्लीज़ मेरे लिए वो सब भूल जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुमसे आज के बाद कुछ नहीं मांगूंगा। आई रियली मीन इट। प्लीज़ जो हुआ उसे भूलकर मेरे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करो। अभी जो बहन होता है वो तो जीशु को बस देखे ही जा रहा होता है। जीशु जो था इस समय वो बहुत ज़्यादा दुखी था। उसे वैन के लिए बहुत दुख हो रहा था। लाइक वैन का पास जैसा भी था उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वैन इतने सालों तक अपने आप को किन का गुनहगार मानता है। वो कितना कुछ अपने अंदर रखे हुए था। उसके सामने हमेशा क्यूट सी स्माइल करता रहता था, और उस स्माइल के पीछे इतना सब कुछ छुपा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वनके सिंह के साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। अब वो अपने आंसू को बहुत रोकने की कोशिश करता है, पर उसके आंसू थे ना वो वैन के गालों पे गिर जाते हैं। अभी जो वैन होता है वो फिर साहू की गोद से उठता है, और जो साहू था उसके दोनों गालों पे अपने हाथ रखता है और कहता है, आई एम सॉरी। अभी जीशु कहता है, डू हेल्प विथ योर सॉरी। दोबारा अपने मन की कोई भी बात मुझसे छुपाई ना तुमने, तो देखना मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा। अभी जीशु की इस बात पर मन कोई जवाब नहीं देता है, बस जीशु को देखे जा रहा होता है। अभी जीशु फिर कहता है, वो सब छोड़ो, तुम मानोगे मेरी बात? अभी जो वैन होता है वो जीशु को देखता ही रहता है, फिर स्माइल करता है और कहता है, कभी ना कहा है। अभी उसकी बात सुनकर जीशु तो बहुत खुश हो जाता है। अभी फिर जो वैन होता है वो जो जीशु को ऐसे स्माइल करते हुए खुश देखता है, तो वो भी स्माइल करता है और वापस से जीशु की गोद पे सर रख लेता है। बट इस बार वो जीशु की तरफ ही देख रहा था। अभी जो जीशु था वो वापस से वैन के बालों पे हाथ फेरने लग जाता है। अभी जो वैन होता है उसे इस समय बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत हल्का महसूस हो रहा होता है। जीशु ने सही कहा था, अपने दुख के बारे में जब किसी को बताओ तो मन हल्का हो जाता है। स्टोरी के बीच में इंटरप्शन के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर प्लीज़ आप बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो इस वॉइस को इग्नोर करते हैं और हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। वैन को ऐसा लग रहा था ना कि जैसे उसके मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है।
वो जब कियान और किरण मरे थे उसके बाद से ना रोया नहीं था, वो बिल्कुल भी रोया नहीं था। वो उसके बाद तभी रो रहा था जब से उसका झगड़ा हुआ था, वो भी मैटर अलग था। पर आज जब उसने अपने अतीत के बारे में बात की थी, दिल खोल कर जब वो रोया है ना आज जीशु के सामने, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और जिस तरह से जीशु उसे हैंडल कर रहा था, जिस तरह से उसे कंसोल कर रहा था, जैसे उसकी केयर कर रहा था, फैन को फाइनली ऐसा एहसास हो रहा था कि क्या फीलिंग होती है जब कोई आपको प्यार करता है। जीशु उसे सिर्फ उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहा था कि वो उसका प्रेमी है, बल्कि वो उसे उसकी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा था, जैसे फैन उसकी फैमिली है। फैन को फाइनली वो प्यार, वो केयर मिल रही थी जिसकी उसे क्रेविंग थी, जिसकी ज़रूरत थी उसे अब ये रियलाइज़ हो रहा था कि जीशु के रूप में उसे घर मिल गया है। अभी उसके पास भी कोई है जिसके पास बैठकर वो अपनी बातें शेयर कर सकता है, रो सकता है। और अब फैन भी जीशु के साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था, जीना चाहता था वो अब जीशु के साथ, उसके साथ दुख सुख सब शेयर करना चाहता था। जब वो जीशु के पास आया था तब उसे ये लाइफ नहीं चाहिए थी, उसे जीना ही नहीं था, क्योंकि वो ये सब चीज़ें रिपीट करते करते थक गया था। दूसरों की बात सुनते सुनते, दूसरों की कैद में रहते रहते, अपनी लाइफ में जो बर्डन वो अपने अंदर लेके चल रहा था, उसके साथ चलते चलते उसे सब कुछ ख़त्म करना था, उसे मरना था। बट अब ऐसा नहीं था, अब हालात बदल चुके थे, अब वन बदल चुका था। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में चैन से तो लिख ही दीजिएगा गाइस। अब शायद स्टोरी के एक नहीं 2 पार्ट्स बाकी रहेंगे, बाकी स्टोरी तो अब अपने हैंड पे है। एंड मैं आप सभी से लिटरली माफ़ी मांगती हूँ अपने इसकी अपडेट लेट लाने के लिए, बट कुछ ना कुछ लोचा हो ही जाता है। प्लीज़ आई एम वेरी 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 सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे ऐसे लेट अपडेट लाने के लिए। एंड थैंक यू ऑल अभी तक इस स्टोरी के साथ बने रहने के लिए। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। एंड अभी तक बने रहे तो आगे भी मेरे साथ बने रहे प्लीज़। ओह गॉड, आई एम सो सेल्फिश। एनीवेज, अभी मुझे जाना होगा। मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ मेरी किसी BFF के, एक मिनट, किसी भी नहीं, मेरी इसी FF के नेक्स्ट चैप्टर में। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, एंड लव यू ऑल। एंड हाँ, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग देयर फॉर